हेलो फ्रेंड्स, आज के डेट है जुलाई 5, 2023। वी विल क्विकली गो थ्रू द पेपर एंड एडिटोरियल डिस्कशन। फर्स्ट न्यूज़ है एससीओ कॉल्स फॉर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर एज अ ईरान जॉइंस ग्रुप। ठीक है, देखिए ईरान इस साल एससीओ में मेंबर बना है। ठीक है, अभी पूरे मेंबर्स एससीओ में कितने हैं? 9 मेंबर्स हैं। ओके, देखते हैं पहले न्यूज़ क्या बोलते हैं। एससीओ कॉल ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब ये होता है कि एक से ज़्यादा पोल्स हो गए वर्ल्ड के, जैसे कि यूएसए एक पोल है, मतलब इट मैनेजेस द वर्ल्ड ऑर्डर। दूसरा रशिया एक पोल है, तीसरा इंडिया एक पोल है, चौथा चाइना एक पोल है। मतलब इट मैनेजेस द वर्ल्ड अफेयर, इट इम्पैक्ट द ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो वो होता है वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, तो पहले जब कोल्ड वॉर चल रहा था तब सिर्फ दो ही वर्ल्ड ऑर्डर थे, वर्ल्ड पोल्स थे। वर्ल्ड वॉज नॉट मल्टीपोलर। ठीक है, दो ही पोल्स थे, जैसे कि यूएसए जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता था, और यूएसएसआर जो कि कम्युनिस्ट इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, अभी जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया तो उसके बाद मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया। अभी के हिसाब से वर्ल्ड मल्टीपोलर ही है। ठीक है, तो एससीओ कॉल फॉर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर एज ईरान ज्वाइंस द ग्रुपिंग। देखते न्यूज में क्या है। ग्रुप्स डिसीजन टू इंडक्ट ईरान एज अ 9th मेंबर। ईरान 9th मेंबर बना है और वो लेटेस्ट मेंबर है। ठीक है, इंडिया ने इस बार जो वर्चुअल समिट हुआ था, एससीओ का जो समिट हुआ था वर्चुअली हुआ था, लेकिन इट वाज होस्टेड बाय इंडिया फर्स्ट टाइम। होस्टेड द समिट फॉर द फर्स्ट टाइम, इंडिया ने उसको फर्स्ट टाइम समिट को होस्ट किया था। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, इंडिया रिफ्यूज टू ज्वाइन, इंडिया रिफ्यूज टू join other members on paragraphs regarding to Belt and Road Initiative of China, Belt and Road Initiative of China इन द ज्वाइंट स्टेटमेंट। ठीक है, इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया है कोई स्टेटमेंट, ज्वाइंट स्टेटमेंट देने के लिए जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज अ प्रोजेक्ट इन विच द चाइना फंड्स द अदर कंट्रीज कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी, मेरी टाइम पोर्ट्स कनेक्टिविटी। तो वो चाइना जिसको सपोर्ट करता है, वो फंड करता है उनके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत। तो इंडिया ने अपोज किया उसको। क्यों किया है? कि इंडिया का जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसके बाजू में आज़ाद कश्मीर आता है जो कि पाकिस्तान के कंट्रोल में है। ठीक है, जो आज़ाद कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तानी लोग उसको आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, तो उसमें से चाइना ने बीआरआई रोड को कंस्ट्रक्ट किया है। तो इट इज एन डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बट चाइना इज बिल्डिंग रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन दैट टेरिटरी। तो इसका अपोजिशन इंडिया ने किया है कि ये हमारी टेरिटरी है, आप इस पे पाकिस्तान के कहने से कनेक्टिविटी नहीं बना सकते। तो उसकी वजह से इंडिया रिफ्यूज टू इशू ज्वाइंट स्टेटमेंट ऑन चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, स्टेइंग आउट ऑफ अ ज्वाइंट स्टेटमेंट ऑफ एससीओज इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। और इंडिया ने जो एससीओ की इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी 2030, उसके ऊपर भी उससे उसके अंदर भी ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया नहीं है, मतलब रिप्रेजेंट नहीं किया इंडिया ने उसमें ज्वाइंट स्टेटमेंट देते वक्त। इसका ये दो जो रिफ्यूजल है इंडिया की तरफ से ज्वाइंट स्टेटमेंट में, वो दिखाते हैं कि देयर इज अ लैक ऑफ कंसेंसस इन द ग्रुप्स। मतलब जो मेंबर्स है उनके अंदर ही कंसेंसस बन नहीं रहा है उनके अंदर। ठीक है, तो मोदी जी ने क्या बोला है? अभी एक दो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मोदी जी ने ये बोला है कि सम कंट्रीज यूजेस टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ देयर पॉलिसीज। कुछ देश टेररिज्म को उनकी पॉलिसी की तरह यूज करते हैं। प्रोवाइड शेल्टर टू द टेररिस्ट, टेररिस्ट को शेल्टर देते हैं। एससीओ शुड नॉट हेजिटेट टू क्रिटिसाइज सच नेशंस। एससीओ ने ऐसे देशों को क्रिटिसाइज करना चाहिए। देयर शुड बी नो प्लेस फॉर ट्रबल स्टैंडर्ड्स ऑन सच सीरियस मैटर्स। ठीक है, इस मैटर पे कोई डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। मतलब अभी एक बोलेंगे वहां पे आपके कंट्री में जाके आप कुछ और करोगे, वो नहीं होना चाहिए। ये मोदी जी ने पूरा टारगेट किया है पीएम जो पाकिस्तान के उनको, और पाकिस्तान कंट्रीज की जो पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, उसको। अभी शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के पीएम है,
अभी इस साल इलेक्शन होने वाले 2024 में पाकिस्तान में भी, देखते हैं वो कितने दिन रहते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है, इंस्टेड ऑफ चेरी पिकिंग ऑफ फॉर नैरो पॉलिटिकल गेन्स, टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स इंक्लूडिंग स्टेट टेररिज्म must be condemned in the unambiguous terms. Similarly, religious minorities should never be demonished. अभी इनका कंट्री ही रिलीजन पे बना है, तो दे विल रेज द माइनॉरिटी इश्यूज, जो कि मुस्लिम माइनॉरिटी इंडिया में, तो उनको बहुत चिंता होती है पाकिस्तान के लोगों को, इंडियन मुस्लिम्स की। तो उन्होंने ये बोला है कि स्टेट टेररिज्म को भी कंडेम करना चाहिए, और जो माइनॉरिटीज का इनके हिसाब से इंडिया में सप्रेशन हो रहा है वो नहीं होना चाहिए मुस्लिम माइनॉरिटी का। ये बातें उन्होंने बोली। ठीक है, देखो मोदी जी ने क्या बोला है, टूक अ शार्प एम एट पाकिस्तान, मोदी ऑल्सो टूक अ शार्प एम एट पाकिस्तान, मतलब नेम, मतलब उनको इंडिकेट करके उन्होंने क्या बोला, और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड एट द चाइना फॉर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट दैट डू नॉट रिस्पेक्ट सोवरन बाउंड्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सोवरन बाउंड्रीज। आप जब आंसर लिखोगे तो उसमें ये जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो आने चाहिए। चाइना क्या नहीं करता, डू नॉट रिस्पेक्ट द सोवरन बाउंड्रीज। ठीक है, अभी एससीओ में कितने मेंबर्स हैं, चाइना, इंडिया, ईरान। ईरान अभी इस साल ज्वाइन हुआ है, ये बात याद रखना। सेंट्रल एशियन कंट्री 4 है इसमें, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। ठीक है, और पाकिस्तान और रशिया। ओके, ये 9 कंट्रीज हैं, आप इसको रट लीजिए, कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्या क्या एग्रीमेंट साइन हुए, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन साइन हुआ। ठीक है, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में क्या हुआ, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में एरियाज ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन एससीओ कंट्रीज उन्होंने आउटलाइन की, और जॉइंट स्टेटमेंट दी गई काउंटरिंग द रेडिकलाइजेशन, मतलब जो रेडिकल एक्टिविटीज़ है उनको काउंटर करने के लिए उन्होंने स्टेटमेंट दी। ठीक है, और एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे एग्रीमेंट हुआ है। इंडिया ऑफर टू शेयर एक्सपर्टाइज ऑन अ डिजिटल पेमेंट इंटरफेस है, जैसे कि अपना यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, तो इंडिया को एक्सपीरियंस है तो वो शेयर करेंगे अपन उनके साथ। ठीक है, वो उन्होंने बोला है। इन द रेफरेंस टू द सैंक्शंस ऑन रशिया एंड ईरान, रशिया एंड ईरान पे यूएसए ने सैंक्शंस लगाए। क्या सैंक्शंस लगाए कि दे कांट सेल देयर ऑयल्स। ईरान पे तो बहुत पहले से लगाए है, और रशिया पे अभी यूक्रेन वॉर कब हुआ था, 2022 में हुआ था, फेब महीने में हुआ था। ठीक है, इट हैज़ बीन स्टिल वर्किंग, अभी तक वो वॉर चालू है। ठीक है, तो इसके ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं। एससीओ मेंबर ज्वाइंटली क्रिटिसाइज द नॉन यूएन सैंक्शंस, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है कि खाली यूएसए ने सैंक्शंस लगाए हैं, लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस है उन्होंने सैंक्शंस नहीं लगाए। अगर यूनाइटेड नेशंस सैंक्शंस लगाता है तो इट शुड बी द कंसेंसस ऑफ द होल वर्ल्ड, तो वो नहीं है, ये यूएन की मनमानी है। यूएन के सैंक्शंस नहीं है, ये यूएसए की मनमानी है, ऐसा इनका बोलना है। इनकम्पैटिबल विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यूएन इज इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, विच हैव निगेटिव इम्पैक्ट ऑन अदर कंट्रीज। ठीक है ना, उनकी दादागिरी, उनका डॉलर है, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, और पूरे वर्ल्ड का ऑयल ट्रेड डॉलर में होता है, तो उसकी वजह से उनका इकोनॉमी में होल्ड है, तो उनकी बात सुननी पड़ती है। एससीओ मेंबर्स आल्सो एग्री टू एक्सप्लोर द यूज ऑफ नेशनल करेंसीज फॉर द पेमेंट विद इन द ग्रुपिंग। मैंने अभी बताया यूएसए का ग्लोबल पॉलिटिक्स में इम्पोर्टेंस इसीलिए है कि वर्ल्ड ट्रेड डॉलर में होता है। अगर वर्ल्ड में ट्रेड डॉलर में नहीं होगा, नेशनल करेंसीज में होगा, जैसे कि इंडियन रुपीज़ में, चाइनीज़ युआन में, रशियन करेंसी में अगर होगा तो इट विल हेल्प। तो ये उन्होंने यही बोला है कि विच कुड सरकमवेंट द इंटरनेशनल डॉलर बेस्ड पेमेंट्स, तो अपने को जो डॉलर बेस्ड पेमेंट्स हो रहे हैं वर्ल्ड में उसको अपन डी डॉलराइजेशन करना है, इसी को डी डॉलराइजेशन ऑफ डी डॉलराइजेशन बोलते हैं। इसके अंदर आप एक सब्स्टिट्यूट ढूंढते हो यूएस डॉलर को, जिसमें आप पेमेंट कर सकते हो दो कंट्री। डिक्लेयरिंग दैट ओनली द इंटरेस्टेड मेंबर स्टेट साइन द इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट। इंडिया ने रिफ्यूज किया इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट, मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि उसमें चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की वजह से। वाइल लिविंग इंडिया आउट ऑफ द पैराग्राफ सपोर्टिंग द चाइनाज बेल्ट एंड रोड। ठीक है, इंडिया उसको सपोर्ट नहीं करता बेल्ट एंड रोड को। इंडिया ने अपोज किया है बीआरआई को, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, वो भी मैंने बताया क्यों किया। चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, ये चाइना के प्रेसिडेंट है,
उन्होंने मार्क द 10th एनिवर्सरी ऑफ बेल्ट एंड रोड, 10 साल हो चुके हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को चालू किया। एंड मेंशन हिज न्यू ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, ये एक नया इनिशिएटिव और इम्पोर्टेंट है। क्या नाम है? ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, GSI, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, कॉलिंग फॉर एनकरेजिंग पॉलिटिकल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल रीजनल हॉटस्पॉट्स। इनका क्या बोलना है, अगर कहीं नेशनल या इंटरनेशनल हॉटस्पॉट मतलब कॉन्फ्लिक्ट जोन्स होंगे तो उसको आप पॉलिटिकली सेटल करो, मतलब बातचीत करके, ठीक है। सो एज फॉर अ सॉलिड सिक्योरिटी शील्ड इन आवर रीजन, उसकी वजह से अपने रीजन में, मतलब एससीओ के जो 9 कंट्रीज है उनके अंदर एक सॉलिड इंटीग्रिटी होगी, ठीक है। ही कॉल्ड द एससीओ मेंबर टू मेक अ फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट, टू मेक अ फॉरेन पॉलिसी, इसमें सीधा सीधा निशाना इंडिया की तरफ है, बिकॉज इंडिया इज अ मेंबर ऑफ अ क्वाड में 4 कंट्रीज है जो यूएस अलाइन कंट्रीज है उनका। तो उन्होंने बोला है कि जो फॉरेन पॉलिसी होगी वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए अपनी, ठीक है। एंड शुड बी हाईली विजिलेंट अगेंस्ट द एक्सट्रीम एक्सटर्नल अटेम्प्ट्स टू फॉर्मेट अ कोल्ड वॉर और कैम्प बेस्ड कन्फ्रंटेशन इन आवर रीजन। जो कोल्ड वॉर मेंटेलिटी जो मैंने अभी बताया था, कोल्ड वॉर में 2 ही कंट्री का वर्चस्व था दुनिया में, एक यूएसए का और एक रशिया का। द यूएसए वॉज रिप्रेजेंटिंग कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म मतलब भांडवलशाही, मतलब देयर शुड बी नॉट इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट इन द मार्केट टू रेगुलेट इट, ठीक है। तो फ्री हैंड होना चाहिए मार्केट में, बिजनेसमैन को जो करना है आप आपके हिसाब से प्राइस तय करो और आपके हिसाब से रेगुलेट करो मार्केट को। कम्युनलिज्म में देयर इज अ इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट इन द मार्केट, बिजनेस में स्टेट का इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। कैपिटलिज्म में बोलते हैं कि देयर इज नो बिजनेस ऑफ अ गवर्नमेंट इन द बिजनेस, ठीक है। तो यूएसए ने, चाइना ने यही बोला है कि अभी वो मेंटेलिटी से आप बाहर आओ और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाओ और किसी एक्सटर्नल ग्रुप पे अफेक्ट ना हो। चाइनीज ऑफिसर हैड प्रीवियसली ब्लेम्ड द यूएस फॉर इंटरफेरेंस एंड कोल्ड वॉर मेंटेलिटी, ठीक है। दिल्ली डिक्लेरेशन लिस्टेड अ नंबर ऑफ ग्लोबल चैलेंजेस इंक्लूडिंग न्यू एंड इमर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे कि यूक्रेन वॉर, टर्बुलेंस इन द मार्केट्स, सप्लाई चेन इंस्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज एंड कोविड-19 पैंडेमिक, ठीक है। यही था इस आर्टिकल में, इतना ही याद रखिए। नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया लॉन्चेस अ प्रोटेस्ट विद द कनाडा ओवर खालिस्तान प्रोटेस्ट। मैं बताता हूँ क्या है। देखिए, कनाडा में एक खालिस्तानी बंदा था जिसका नाम था हरदीप सिंह निज्जर। क्या नाम था उनका? हरदीप सिंह निज्जर। ही हैज बीन किल्ड बाय अनआइडेंटिफाइड पर्सन। उनको ना मार दिया गया किसी अनआइडेंटिफाइड पर्सन ने कनाडा में जाके, ठीक है। और अमृतपाल सिंह जी की भी अरेस्ट हो गया है इंडिया में। तो द खालिस्तान मूवमेंट हैज बीन सप्रेस्ड नाउ, बट क्या हुआ है, जो कनाडा में सिख पॉपुलेशन है, सिख कम्युनिटी की पॉपुलेशन वो ज्यादा है और दे आर द वोट ऑफ देयर गवर्नमेंट। तो वोट पॉलिटिक्स हो रहा है, वोट्स का पॉलिटिक्स हो रहा है कनाडा में। दे कांट सप्रेस द सिख पीपल्स फ्रॉम प्रोटेस्टिंग, फ्रॉम यूजिंग देयर डेमोक्रेटिक राइट टू हैव अ डिसेंट, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, जो अपने एम्बेसडर्स है वहां पे, एम्बेसीज है वहां के, जो डिप्लोमेट्स है उनको मारने की वो धमकी दे रहे हैं। उन्होंने प्रोटेस्ट किया है कि उन्होंने पोस्टर्स लगाए कि हम ऐसे 8 जुलाई को मिलेंगे, इनको मारेंगे उनको मारेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। तो वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, कनाडा की जो गवर्नमेंट है, वो उनको कुछ नहीं बोल रही है, कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन और एम्बेसी के बाहर प्रोटेक्शन भी नहीं प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। देयर आर टू थिंग्स। ये इंडिया ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। इंडिया ने उनके एम्बेसडर को बुला के, कनाडा में जो उनके एम्बेसडर है उनको बुला के बोला कि आप ऐसा मत कीजिए, यू शुड प्रोवाइड अस प्रोटेक्शन, अदरवाइज वी हैव टू डिप्लॉय आवर ट्रूप्स इन द एम्बेसीज ऑफ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस, ठीक है। देखते हैं आर्टिकल में क्या बोलते हैं। इंडिया लॉन्चेस प्रोटेस्ट विथ कनाडा, ठीक है, ओवर द खालिस्तान पोस्टर्स। खालिस्तानी जो पोस्टर्स थे उनके खिलाफ इंडिया ने प्रोटेस्ट लॉन्च किया है विथ कनाडा। द एक्सटर्नल मिनिस्टर ऑफ एयर ऑन ट्यूजडे समन्ड, मतलब बुलाया है, द हाई कमिश्नर ऑफ कनाडा, ठीक है, उनको बुलाया है, एंड लॉन्च अ प्रोटेस्ट आफ्टर द कैंपेनर्स फॉर खालिस्तान पुट आउट द पोस्टर्स टारगेटिंग इंडियन डिप्लोमेट्स इन कनाडा, ठीक है। मैंने अभी बताया आपको, टॉप कैनेडियन डिप्लोमेट्स स्टेशनड इन द इंडिया was summoned after the protest circulating online names of 2 Indian diplomats stationed in Canada.
उनको खिलाफ मारने की उन्होंने प्रोटेस्ट, उनके पोस्टर्स छपवाए। और ये जो है ना, ये लोग ऑनलाइन भी कैंपेन चले, ऑनलाइन प्रोटेस्ट पोस्टर्स अगेंस्ट द किलिंग ऑफ खालिस्तानी कैंपेनर टारगेटेड इंडियन डिप्लोमेट्स। तो ये जो कनाडा के अंदर ऑनलाइन भी इंटरनेट पे होने की वजह, प्रोटेस्ट पोस्टर्स बनाने की वजह से कनाडा में, यूएस में और चाइना, पार्डन, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने ये बोला है कि आप आपके वहाँ पे भी जो जो मतलब डिप्लोमेट्स, इंडियन डिप्लोमेट्स, उनको टारगेट करो और उनको मारो। ठीक है। द प्रोटेस्टर कॉल्ड अपॉन द प्रो खालिस्तान सिंपथाइजर्स टू असेंबल इन टोरंटो, टोरंटो, ठीक है, कनाडा में, टोरंटो, टोरंटो ऑन जुलाई 8 इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द किलिंग ऑफ कैंपेनर फॉर खालिस्तान हरदीप सिंह निज्जर। ठीक है, उनको मारा है, उसके खिलाफ आप करो प्रोटेस्ट। पोस्टर्स स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड वाया इंटरनेट, ये अभी मैंने आपको बताया। और सिंपथाइजर्स टू टेक आउट सिमिलर मार्चेस, ऐसे ही आप आंदोलन करो इनके जैसे, टूवर्ड द इंडियन मिशंस इन द अदर मेजर वेस्टर्न सिटीज इन जुलाई 8, जुलाई 8 तारीख दी उन्होंने। ठीक है। और ये 3 देशों में ऐसा होने होगा। ऑल सच पोस्टर्स कैरिड फोटोग्राफ्स ऑफ इंडियन डिप्लोमेट्स इन कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया। जहाँ पे इंडिया के डिप्लोमेट्स है उनके पोस्टर्स बनाए गए, कहाँ कहाँ के, कनाडा के डिप्लोमेट्स, जो इंडियन इंडियन डिप्लोमेट्स हैं उनके, और यूएस और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, 3। एंड एन अटेम्प्ट वाज मेड टू सेट फायर एट इंडियन एम्बेसी इन सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में, जो यूएसए का एक स्टेट है सैन फ्रांसिस्को, तो वहाँ पे एम्बेसी को आग लगाने की कोशिश की गई थी। इससे पहले भी यूके लंदन में जो इंडिया की एम्बेसी है वहाँ पे तिरंगा को नीचे निकाला गया, एंड दे डिसरिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड दे ट्राई टू अटैक, बट वो हुआ नहीं, इट वॉज एन अटेम्प्ट। तब से ये सारी चीज़ें हो रही है। ठीक है, यही था ये 2 न्यूज़ में। ठीक है, एडिटोरियल में देखते हैं। देखो, जीएसटी से रिलेटेड एक एडिटोरियल है, इसका मैं जिस्ट बताऊंगा आपको, कुछ है तो नहीं है, लेकिन थोड़ा मैं आपको एक स्टोरी लाइन, थीम लाइन में बता दूंगा। ठीक है। देखिए, 2017 में जीएसटी आया है, अभी इसको 6 साल हो गए इम्प्लीमेंट करके। तो जीएसटी में क्या बोला था, 1 नेशन 1 टैक्स, लेकिन जीएसटी के अंदर भी स्लैब्स है, जैसे 0% स्लैब, 5% स्लैब, 12% स्लैब, 18% स्लैब, 28% स्लैब। तो ये सब बहुत सारे स्लैब्स है, तो इसमें एक टैक्स कहाँ हो गया। जीएसटी क्यों लाया था, जीएसटी इसलिए लाया था कि हर स्टेट अपना अपना एक टैक्स लगाता था, इनकम टैक्स, मतलब हर स्टेट एक टैक्स लगाता था एक प्रोडक्ट पे, उनके मैन्युफैक्चरिंग पे, उसके सेलिंग पे, वैट बोलते थे उसको, वैल्यू एडेड टैक्स, तो वो अलग अलग थे। तो इतने सारे टैक्स देने की वजह से ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाते थे कि कौन सा टैक्स कंप्लायंस करना है, इस स्टेट में अगर ट्रांसपोर्ट होता है तो उस स्टेट में माल जाता है तो उसको कौन सा टैक्स देना है। तो इसकी वजह से जीएसटी लाया गया। लेकिन अभी देखा जाए तो जीएसटी के अंदर भी बहुत सारे स्लैब्स है। और एक चीज, सारी चीजें जीएसटी के अंदर जो है वो जैसे कि पेट्रोलियम, एविएशन फ्यूल, इनके, अल्कोहल, इनके ऊपर तो जीएसटी नहीं लगता, इनके ऊपर तो स्टेट स्टेट का टैक्स लगता है आज भी। ठीक है। तो 1 नेशन 1 टैक्स का हुआ, ये राइटर का कहना है। ठीक है। और एक चीज है, जो एक लग्जरी, एक सेस लगाता था, ठीक है, जीएसटी एक सेस लगाता था, जो आइटम्स 28% के, मतलब इनको लग्जरी आइटम बोलते थे, इनके ऊपर एक सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी जो कलेक्ट करते 28% के हिसाब से, उसके ऊपर एक सेस लगाता था। वो सेस इसलिए था कि जो स्टेट को कंपनसेशन फंड देना था वो 5 सालों के लिए उन्होंने देना था। ठीक है। तो वो जो फंड देना था वो इस सेस के हिसाब से हो देते थे। अभी मैं बताता हूँ क्या पूरी स्टोरी है। देखो, अगर एक स्टेट है ए नाम का, इंडिया के अंदर ए नाम का एक स्टेट है एग्जाम्पल, उसका रेवेन्यू था 100 रुपये एक साल का, उसको टैक्स आता था 100 रुपये, लेकिन अभी जीएसटी इंप्लीमेंट करने की वजह से उसका रेवेन्यू 75 रुपये हो गया एग्जाम्पल। ठीक है। तो उसको 25 रुपीज़ का लॉस हो गया ना। तो उसको 25 रुपीज़ का जो लॉस हुआ है वो कौन देगा, वो सेंटर देगा। तो सेंटर तो अपनी जेब से देगा नहीं, तो उसने सेस लगा दिया। ठीक है। तो उन्होंने एक सेस लगा दिया, जीएसटी कंपनसेशन सेस उसको बोलते हैं, जीएसटी कंपनसेशन सेस, जीसीए,
जीसीसी, जीएसटी कंपनसेशन सेस। तो वो इन्होंने जो लगाया था वो इनिशियली 5 सालों के लिए लगाया था, तो अब इसको और एक्सटेंड कर दिया, 2026 के लिए कर दिया है, 2026। तो इसको और एक्सटेंड करके 2026 के लिए कर लिया गया है, ठीक है। तो राइटर का ये कहना है कि भाई आप ना एक टैक्स टैक्स स्लैब में ना जो डिफरेंस है उसको एक करो, जो प्रोडक्ट्स जीएसटी में नहीं है उनको जीएसटी में लाओ, ठीक है। और देयर शुड बी एन इंक्लूजन ऑफ पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, रियल इस्टेट, जो जीएसटी में नहीं उनको आप जीएसटी में लाओ। और जो आप ये जो सेस लगा रहे हो उसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से करो स्टेट के अंदर, वो नहीं कर रहे हो आप। तो ये सारे चीज़ें उन्होंने बोली। तो बेसिकली आर्टिकल इससे रिगार्डिंग था कि 6 साल हो गए, इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, ठीक है, यही था। अभी उसमें बहुत डिटेल दिए गए, कितने रुपए आए कितने रुपए गए, तो ये सारे डाटा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है अपने को, बस बता के मैं आपका टाइम पास भी कर सकता था, लेकिन कुछ काम करना है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है एंटीबॉडीज विथ प्रॉमिस अ लाइफ लॉन्ग इंडिया अवॉइड्स, ठीक है। मैं आपको सिंपली इस आर्टिकल में क्या दिया गया ये बताता हूँ। देखिए, व्हाट इज एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आर यूज टू किल द एंटीजेंस इन द बॉडी, ठीक है। आपको आप व्हेन यू फील इल देन यू टेक द एंटीबॉडीज, जो आपके अंदर जाके ये हो जाता है। लेकिन अगर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अगर आपके अंदर डेवलप होता है तो क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इसका मतलब जो रेगुलर दवाई है वो आपके ऊपर काम नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि वो जो आपके अंदर एंटीजेंस है उन्होंने अपना उसके जो दवाई है, जो एंटीबायोटिक्स है उसके खिलाफ उसने प्रोटेक्शन खुद का, मतलब एक डिफेंस सिस्टम प्रोटेक्शन उन्होंने बना के लिया है। तो दे आर द एंटीबॉडीज आर नॉट इफेक्टिव नाउ, ठीक है। तो नई नई एंटीबॉडी निकालनी पड़ेगी, लेकिन ये पॉसिबल तो नहीं है ना कि एक एक दो दो साल में नई नई एंटीबॉडी निकाले। तो उसको ट्रायल्स होते हैं, फर्स्ट ट्रायल, सेकंड ट्रायल, थर्ड ट्रायल, फिर उसके बाद उसके साइड इफेक्ट वगैरह देखे जाते हैं बहुत सालों तक। तो उसके बाद उसको मार्केट अप्रूवेशन मिलता है। लेकिन अभी एक ल्यूकीमिनिया का टी से ल्यूकीमिनिया का एक पेशेंट था 18 साल का। तो ही वॉज सफरिंग फ्रॉम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इंडिया में एक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए एक दवाई बनाई गई है, ड्रग बनाया गया है। उस ड्रग का नाम है सुडोमोनास एरिगुइनोसा, गियोनियोसा, ठीक है। ये नाम याद रखने की आपको भी ज़रूरत नहीं, मुझे भी नहीं, ठीक है। तो ये एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट एक उन्होंने ये दवाई बनी, ये, ठीक है। ये जो है ना सुडोमिनस अर्जेंटिनस, ये जो रेगुलर ड्रग है उसको वो उसका उस पर कोई असर नहीं हो रहा, इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने द डॉक्टर्स टर्न टू प्रॉमिसिंग एंटीबायोटिक बनी। इसका नाम है सीफीपाइमी, और उसको ये भी बोलते हैं जेडी बैक्टम, ठीक है, जेडे बैक्टम। तो ये इसके लिए एक इफेक्टिव ड्रग है। अगर ये इस्तेमाल करते हो तो वो पेशेंट के अंदर कोई पॉजिटिव चेंजेस मिला। देखो, वो 18 साल का बंदा था, वो मरने ही वाला था, डॉक्टर ने बोला ठीक है आप ये दवाई दे के देखेंगे। इसका थर्ड ट्रायल इंटरनेशनली चालू है, लेकिन इसको इमरजेंसी यूज़ का अप्रूवल दे दिया गया है, ठीक है। कौन सा अप्रूवल दिया है? इमरजेंसी यूज़ का, इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन का अप्रूवल दे दिया गया है। तो राइटर क्या बोलते हैं? राइटर ये बोलते हैं कि ऐसी जो दवाइयाँ है वो आनी चाहिए और उसको अप्रूवल देना चाहिए, क्योंकि अगर आप द स्पेस ऑफ द एंटीजेंस खुद को जो मॉडिफाई कर रहे हैं, जो खुद को डेवलप कर रहे हो, उसकी स्पेस से आप नई दवाई नहीं बनाओगे तो आप उनको कॉम्पीट नहीं करोगे, ठीक है। वही उन्होंने बताया, उनकी एक लाइन है, देखो, द कांस्टेंट रेस अगेंस्ट द टाइम, टाइम मतलब वही, ट्राइंग टू स्टे वन स्टेप अहेड ऑफ द mutating bacteria, adding to the immense pressure and helplessness experienced by the doctor on the front line. डॉक्टर्स के पास अगर पुरानी ही दवाइयाँ होगी उसको ही उनको देना पड़ेगा, तो वो दवाइयाँ तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो चुकी है पेशेंट के अंदर, तो उससे रिजल्ट आएगा नहीं। इसलिए दैट स्पेस, दैट रेस अगेंस्ट द टाइम शुड बी मैच्ड। यही पूरे आर्टिकल में घुमा घुमा के बोला गया है, ठीक है। बाकी कुछ है नहीं। देखिए, यूएसए में इस साल में 340 लोगों को मार दिया गया है बाय द पीपल्स। देखिए, उन्होंने
गन कल्चर है, गन इजीली अवेलेबल होती है, लोगों के माइनॉरिटी राइट्स के लिए बहुत कुछ बोलते हैं ये लोग, लेकिन इनके खुद के कंट्री में 340 लोग मर गए 1 साल के अंदर बाय द शूटिंग। शूटिंग जो मास शूटिंग होती है ना, मतलब कोई भीड़ में जाता है और गोलियां चलाना शुरू कर देता है, तो उसकी वजह से, ठीक है। एटलीस्ट द 3 people वेयर किल्ड एंड 8 वेयर wounded इन अ मास शूटिंग इन टेक्सास मंडे को नाइट को ये जो हुआ उस, ठीक है। और पूरे इस साल में 340 लोग मर गए, ठीक है। देखो श्रीलंका को वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया गया, बजटरी वेलफेयर सपोर्ट टू द श्रीलंका फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, ठीक है। कितना दिया? $250 मिलियन, 250 मिलियन डॉलर्स का दिया गया है। द कंट्री इज गोइंग टू बी द वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस इन 1948। 1948 से ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो सबसे वर्स्ट है। वर्ल्ड बैंक लास्ट वीक अनाउंस दैट दे विल अप्रूव द 700 बिलियन टू द डेट रिडन कंट्री, तो $700 बिलियन उनको मदद करेंगे। स्टूडेंट डेट क्राइसिस इन यूएसए, ठीक है। कुछ नहीं, यूएसए के अंदर जो बच्चे पढ़ने को जाते हैं उनको जो लोन है उनका लोन बढ़ा है, ये उनके कंट्री का पढ़ के कुछ फायदा नहीं है अपने को, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट स्कीम है। द सेंटर स्टेट टसल्स ओवर OMSS मे टेक अ स्पॉटलाइट एज अ फूड्स मिनिस्टर्स मीटिंग, ठीक है। मैं बोलता हूँ एक कर्नाटक गवर्नमेंट की अन्न भाग्य स्कीम है, उसके अंतर्गत उन्होंने बोला था कि वी विल डिस्ट्रीब्यूट द 10 kg ऑफ राइस टू एवरी पर्सन, लेकिन उनको अनाज मिला ही नहीं। अब ये स्टेट्स को अनाज कहाँ मिलता है? स्टेट को अनाज मिलता है OMSS स्कीम के अंदर, लेकिन सेंटर ने बोला इस साल स्टेट प्रोक्योर नहीं कर सकते OMSS के अंदर। देखिए जब स्कीम अनाउंस की थी इलेक्शन के टाइम पे कांग्रेस गवर्नमेंट ने, और जब वो सत्ता में आए तब उनको ये समझ में आया कि इस स्कीम के अंतर्गत तो अपन FCI से, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से अनाज खरीद ही नहीं सकते, क्योंकि सेंटर ने मना किया। तो दे आर इंस्टेड ऑफ पेइंग 10 kg ऑफ राइस दे आर गिविंग मनी टू देयर पीपल्स, यही इतना स्कीम है, ठीक है। द इशुएंस ऑफ अ रिस्ट्रिक्शंस ऑन स्टेट फ्रॉम बाइंग फूड्स ग्रेन थ्रू किसकी तरह से? ओपन मार्केट सेल स्कीम, OMSS, ओपन मार्केट सेल स्कीम। रिस्ट्रिक्शंस लगाया स्टेट ने। द फोर्टिफाइड राइस प्रोग्राम एंड द strategy for procurement of coarse grain and millet during the upcoming खरीफ मार्केटिंग सीजन आर लाइकली टू बी डिस्कस एट द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ फूड मिनिस्टर, यही उन्होंने बताया। और ये स्कीम का याद रखिए नाम, अन्न ANN, अन्न ANNA, अन्न भाग्य BHAGHY, अन्न भाग्य स्कीम, ठीक है। कर्नाटक गवर्नमेंट की स्कीम है, तो वही था उसमें। वुमेन सलून्स टू बी शट इन अफगानिस्तान, ठीक है। तो जो सलून से पार्लर्स होते हैं वुमेन्स के, वो शट होने चाहिए, ये बोला है अफगानिस्तान गवर्नमेंट, ठीक है। देखते हैं। सिंस द सीजिंग ऑफ पावर इन अगस्त 2021, अगस्त 2021 में पावर में तालिबान आया, ठीक है। तो उन्होंने बोला है गर्ल्स एंड वुमेन्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज में नहीं जा सकती, ठीक है। यूनिवर्सिटी स्कूल्स में नहीं जा सकती, वो पार्क्स में भी नहीं जा सकती, फन फेयर्स में भी नहीं जाती, जिम्स में भी नहीं जा सकती, और उनको कवर अप करना चाहिए खुद को जब वो पब्लिक में होती है, मतलब बुर्का पहनना चाहिए, ठीक है। तो यही बताया है। और एक आदमी ने बोला है, मतलब अननेम, आई थिंक इट वुड हैव बीन अ गुड इफ वुमन डिड नॉट एग्जिस्ट एट ऑल इन दिस सोसाइटी, ठीक है। मतलब उन्होंने बोला अगर वुमन एग्जिस्ट ही नहीं करती तो अच्छा हो जाता ना, ये उन्होंने बोला है, ठीक है। अभी ये लास्ट देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग द लिप्रोसिस और डिसीज दैट सर्जेस ड्यूरिंग मानसून, ठीक है। देखिए लिप्रोसिस एक डिसीज है, जूनोटिक डिसीज है, पहली चीज तो क्यों होता है? जो फिकल वेस्ट होता है एनिमल्स का, वो जब गिरता है और जब बारिश का मौसम होता है तो पानी में घुल जाता है वो, ठीक है। तो उसमें कुछ बैक्टीरिया होती है जिससे लिप्रोसिस होता है, इसमें फीवर टाइप सिम्टम्स होते हैं, ये होते हैं। इसको अलग अलग नाम से अलग अलग, जैसे कि मलयालम में इल्ली पानी बोलते हैं इसको, कर्नाटक में इल्ली वज्र, इधर देखिए इल्ली वज्र कन्नड़ा में बोलते हैं, इल्ली पानी इसको मलयालम में बोलते हैं, और रैट फीवर भी उसको बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों का मतलब होता है रैट फीवर। बट ये चूहे बढ़ने की वजह से नहीं होता, ये क्यों होता है? लिप्रोसिस हैज अ स्पेक्ट्रम रिजर्वायर होस्ट, इसको कौन, इसके जो बैक्टीरिया इसको होस्ट कौन कौन करता है? पिग्स, कैटल्स, वाटर बफेलो, गोट, शिप, ठीक है, इनको भी होता है। ये इसके बैक्टीरिया होस्ट करते हैं, होस्ट करते हैं मतलब इसके अंदर वो रहता है, और जब वो ह्यूमन के इसमें आता है तो उनको वो अफेक्ट करता है। वैसे ये बैक्टीरिया उनको भी अफेक्ट करता है, एनिमल्स को भी, ठीक है। तो यही ये आर्टिकल में था। अभी इसका डिटेल में आप पढ़ोगे कुछ फ़ायदा नहीं है, याद भी नहीं रहेगा और कुछ आएगा भी नहीं, ठीक है। थैंक यू।